Assalamu alaikum wa rahmatullah. वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लॉज ऑफ मोशन। बेटा आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम थ्री लॉज, जो लॉज ऑफ मोशन में जो यूनिट का नाम ही है लॉज ऑफ मोशन, इसमें जो थ्री लॉज ऑफ मोशन है उनको डिस्कस करेंगे। और ये तीनों लॉज सबको पता है कि न्यूटन ने दिए थे, न्यूटन ने एक्सप्लोर किए थे। तो इन तीन लॉज के कॉन्सेप्ट्स आज हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसका बेसिक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो इसके रिगार्डिंग आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा साथ साथ। बाकी आज की क्लास के बाद जो भी हमारी क्लास होगी, अगली क्लासेस जो होंगी, उनमें हम इन तीन लॉज को बेटा अप्लाई करेंगे, इनकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे आराम से। पर आज की क्लास में मैं आपको खाली बताऊंगा कि इन तीन लॉज का स्टेटमेंट क्या है और इन तीन लॉज को कैसे हम प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्ड एप्लीकेशन विल फॉलो इन द नेक्स्ट क्लासेस इंशाल्लाह। आज खाली आप फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। ठीक है बेटा, तो देखो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ अंडरस्टैंड करो बेटा कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया था, बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट है इसका। मान लो अगर आपने एक बॉडी सिलेक्ट की, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो है कि ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब तक जब तक कि इस बॉडी पे एक नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ना करेगा। इसका मतलब है कि अगर इस बॉडी पे एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब है इसकी एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये बेटा। तो अब इस स्टेटमेंट में मैंने पहली जो टर्म यूज की वो मैंने की नेट रिजल्टेंट फोर्स। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। देखो बेटा, ये जो बॉडी है इस पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फोर्स एक है यहाँ से F1, इस डायरेक्शन में एक और फोर्स है F2, इस डायरेक्शन में एक और फोर्स है F3। ठीक है बेटा, रिजल्टेंट या नेट फोर्स हम कहते हैं इन तीनों फोर्सेस के रिजल्टेंट या एडिशन को। अगर आप इन तीनों फोर्सेस को ऐड करेंगे, वेक्टर ऐड, उस वहां से जो आपका रिजल्टेंट फाइनल आंसर आएगा, फाइनल फोर्स बनेगा, आपका जो इन तीनों का रिजल्टेंट आएगा, उसी रिजल्टेंट को आप कहते हो नेट फोर्स। बेटा अगर इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो आता है तो इसका मतलब ये जो बॉडी है ना, ये एक्सेलरेट नहीं करेगी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो दैट अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो है, अगर कोई भी बॉडी आपने ले ली और अगर उस बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब बेटा हमेशा आप याद रखेंगे उस बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट करता है ना वो हमेशा जीरो होगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है that if the acceleration of a body is zero then the resultant force acting on the body must be zero। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा ये जो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है ना, इसके दो केसेस हैं। एक्सेलरेशन एक बॉडी की जीरो कब होती है, ये मैंने इससे पहले भी आपको समझाया, आज फिर से रिपीट करता हूं बेटा। एक बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो दो केसेस में होती है। या तो उस बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब बॉडी रेस्ट में होगी, या तो उस बॉडी की वेलोसिटी जो है बेटा कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी जब बॉडी की होती है तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यू ऑलरेडी नो दिस थिंग। तो इसका मतलब है व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट और इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम इज जीरो and that implies the resultant force, the net force acting on a body is always zero at that position या at that time। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, ये इसको अंडरस्टैंड कर लो कि एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का क्या मतलब है बेटा, याद रखो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब है या तो उस बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई फोर्स है ही नहीं, हाँ, या अब अगर उस पर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उन सारे फोर्सेस को अगर आप ऐड करोगे तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो जीरो आता है। तो जीरो रिजल्टेंट के एफ नेट जीरो होने के दो मतलब है, या तो बेटा कोई फोर्स है ही नहीं, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग एट ऑल ऑन द बॉडी,
और if there are some forces acting on the body, the resultant of all those forces is zero. ठीक है बेटा, तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस फर्स्ट लॉ से आपने सीखा कि एक्सेलरेशन जीरो होती है तो नेट फोर्स जीरो होता है। इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसको हमने नाम दिया था इक्विलिब्रियम, और मैंने आपको इक्विलिब्रियम में बेटा पढ़ाया था कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम एक बॉडी को तब कहते हैं कि ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है जब इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। अब आज आपने सीखा रिजल्टेंट फोर्स जीरो कब होता है बेटा, जब बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो होती है, जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट या जीरो होती है, तब जाके वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। तो इसका मतलब है जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी केसेस, जो भी मैथमेटिक्स मैंने आपको इक्विलिब्रियम में बेटा पढ़ाई है ना, वो मैथमेटिक्स, वही कॉन्सेप्ट्स, वही एप्लीकेशंस आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जरिए या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी बेटा यूज कर सकते हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में जो हमने पढ़ा है वही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी है। इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स इज जीरो, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि हमको यहाँ एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम हमारी होगी तो हमको देखना है कि अगर प्रॉब्लम पे नेट फोर्स जीरो है, हमको कैसे पता चलेगा नेट फोर्स जीरो है। एक ही चीज है बेटा, आप देखो इसकी एक्सेलरेशन क्या है, अगर उसकी एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम में है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो मैंने आपको सिखाया है बेटा कि नेट फोर्स जीरो होने का मतलब इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम का मतलब है अपोजिट फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। तो आप इक्वेशंस कैसे फॉर्मुलेट करोगे बेटा, आप अपोजिट फोर्सेस को इक्वल रखोगे। अब अगर अपोजिट फोर्सेस नहीं है तो आप वेक्टर रेजोल्यूशन का बेटा कॉन्सेप्ट यूज करते हो, एक फोर्स को रिजोल्व करके आप कंपोनेंट्स बनाते हो, फिर अपोजिट कंपोनेंट्स को आप इक्वल करते हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको समझाता हूं ताकि आपके दिमाग में ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर ये बॉडी है ना बेटा, इस बॉडी पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है F1, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है F2। अगर मैं लिखूंगा नीचे कि इस बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो है बेटा, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फर्स्ट लॉ के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस पे जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए बेटा। अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो मैंने आपको पढ़ाया है कि नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है अपोजिट फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। तो अपोजिट फोर्सेस का मतलब है F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो इससे आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आप लिखोगे F1 विल बी इक्वल टू F2। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपने कब लिखी, जब आपको पता चला कि इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि जीरो एक्सेलरेशन होने का मतलब है कि नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी है बेटा, ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एक फोर्स मान लो बेटा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है F2, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है F3। ठीक है, अगर यहाँ पे भी लिखा है कि इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, तो आप ऐसे इसको कैसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करने का मतलब है कि आप कैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पे फॉर्मुलेट करोगे। तो मैंने आपको बताया बेटा, आप क्या करो, आपके पास सिस्टम दिया हुआ है, आपके पास बॉडी दी है, और इस पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो भी दिए हुए हैं, तो आपकी फ्री बॉडी डायग्राम पहले ही बनी है। अब आप क्या करो, अब आप एक्सिस को सिलेक्ट कर लो, कोई किसी भी डायरेक्शन का नाम एक्स एक्सिस ले लो, किसी भी डायरेक्शन का नाम वाई एक्सिस ले लो। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल ये जो F वाली डायरेक्शन है ना, F1 की लाइन ऑफ एक्शन है, इसको हम खुद सिलेक्ट करेंगे, इसका नाम हम रखेंगे एक्स एक्सिस, और अगर ये एक्स एक्सिस है फिर इस डायरेक्शन का हम नाम रखेंगे वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, ये एक्सिस को चूज करना आप तक ही है, ये खुद आपको सिलेक्ट करना है। पहले क्या करना बेटा, पहले आपको सिस्टम डिसाइड करना है, सिस्टम डिसाइड किया फिर क्या करना बेटा, बहुत सारे फोर्सेस जो उस पर एक्ट कर रहे हैं उनको डिसाइड करना, उनको सिलेक्ट करना है। ये पहले भी मैंने बताया हुआ है। जब आपने सारे फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया उसके बाद क्या करना बेटा, उसके बाद आप एक्सिस को सिलेक्ट करते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब देखते हो अगर इस पे कोप्लानर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो आप खाली दो एक्सिस सिलेक्ट करोगे, और इन एक्सिस की सिलेक्शन आप खुद डिसाइड करते हो कि किसको एक्स लेना है, किसको वाई लेना है। इसके बाद क्या करते हो बेटा, इसके बाद आप लॉज ऑफ मोशन यूज करते हो। लॉज ऑफ मोशन कैसे यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है हमारी, फ्री बॉडी डायग्राम बनी है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से इसकी एक्सेलरेशन वही से दी है जीरो, तो अगर इसकी एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो आएगा। अगर नेट फोर्स जीरो आएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम इक्वेशंस को लिख सकते हैं। वी कैन राइट द इक्वेशन। और कैसे इक्वेशन लिखेंगे, देखो हम क्या करेंगे,
लेट अस सपोज ये जो बेटा एंगल यहाँ पे बनता है दिस इज θ1 एंड लेट अस सपोज दिस एंगल इज θ2। ठीक है बेटा, अगर इस बॉडी की एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा। अगर नेट फोर्स 0 होगा बेटा, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में 0 है? अगर नेट फोर्स 0 है तो इन एवरी डायरेक्शन नेट फोर्स विल बी 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है अपोजिट फोर्सेस विल बी इक्वल। तो अपोजिट फोर्सेस कैसे बनाओगे आप? ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसको आप रिजॉल्व कर लो। अगर ये F2 है बेटा तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा बेटा? F2 cos ऑफ θ1। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा बेटा? F2 sin ऑफ θ1। शाबाश। इसी तरह इसको रिजॉल्व कर लो, इस डायरेक्शन में कितना आएगा बेटा? F1 cos ऑफ θ2। इस डायरेक्शन में कितना आएगा बेटा? F1 साइन ऑफ θ2। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ अपोजिट फोर्सेस कौन कौन से हैं? ये F1 इन दो के बराबर होगा और ये F2 cos ऑफ θ इसके बराबर होगा। ये आप बराबर क्यों रखते हो? क्योंकि ये अपोजिट है। और आपको कैसे पता अपोजिट फोर्सेस इक्वल है? क्योंकि वही से दिया हुआ है एक्सेलरेशन 0 है। जब भी एक्सेलरेशन 0 होती है तो अपोजिट फोर्सेस होते हैं इक्वल। ठीक है बेटा, तो इक्वेशंस कैसे लिखोगे आप? पहली इक्वेशन क्या बनेगी बेटा आपकी? F1 विल बी इक्वल टू इन दो के बराबर, दैट इज F1 साइन ऑफ θ2 प्लस F2 साइन ऑफ θ1। ठीक है बेटा, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? ये फोर्स इसके बराबर, दैट इज F2 cos ऑफ θ1 विल बी इक्वल टू F1 cos ऑफ θ1। ठीक है बेटा, ये चीजें तो आपने पहले ही पढ़ी थी ना इक्विलिब्रियम में, तो ये केसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे। तो ये वही है एक्चुअली जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में भी हम पढ़ते हैं कि नेट फोर्स अगर 0 है तो अपोजिट फोर्सेस इक्वल होंगे। तो यहाँ पे भी वही है। अब हमने खाली पढ़ा कि नेट फोर्स 0 कब होगा, हमको कैसे पता चलेगा कि नेट फोर्स 0 है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने हमने बताया, इसने हमको बताया कि अगर आपको देखना है कि नेट फोर्स 0 है कि नहीं है, आप एक्सेलरेशन चेक करो। अगर एक बॉडी की एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब नेट फोर्स इस पे 0 है। नेट फोर्स 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो आप इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स यूज कर लो। और एप्लीकेशन के लिहाज से हम कौन सा रूल फिर अप्लाई करते हैं? अपोजिट फोर्सेस इक्वल होते हैं, हम ज्यादातर वही यूज करते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ। पर बेटा याद रखोगे ये जो फर्स्ट लॉ है ना, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा जो है इक्विलिब्रियम और उसकी एप्लीकेशंस कुछ दिखाई थी, जिसमें हमने लैमीज थ्योरम भी पढ़ी थी, अगर अभी तक आपने नहीं देखा उसको मैं रिकमेंड करता हूँ पहले आप उसको देखिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ। अब देखो बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमारा जो सेकंड लॉ है, देखो बेटा जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था ना, फर्स्ट लॉ वो बेसिकली डिफाइन करता था फोर्स को। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है फोर्स को कैसे डिफाइन करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो एक बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। क्योंकि आपने देखा अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आपने कहा कि नेट फोर्स 0 होगा। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन अगर एक बॉडी में आपको प्रोड्यूस करनी है तो आपको किस एजेंट से वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? फर्स्ट लॉ कहता है यू नीड द नेट फोर्स, आपको एक फोर्स की जरूरत है। सो फर्स्ट लॉ बेसिकली डिफाइंस फोर्स। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मान लो आपने पहले डिसाइड करना है कि एक बॉडी पे नेट फोर्स एक्सर्ट होता है कि नहीं है। आप कैसे डिसाइड करोगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आप देखोगे अगर उसकी एक्सेलरेशन है, अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो फोर्स है, नेट फोर्स है। अगर नहीं कर रही है तो नेट फोर्स 0 है। चलो आपने अब डिसाइड कर लिया कि फोर्स कब होगा, नेट फोर्स कब है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बेटा कि चलो फोर्स तो है, एक्सेलरेशन एक बॉडी की है, तो इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? बेटा आप उस सवाल का, उस क्वेश्चन का आंसर सेकंड लॉ से दोगे, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये बेसिकली फोर्स को मेजर करता है, ये हमको फोर्स की मेजरमेंट देता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन करता था और सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये फोर्स को मेजर करता है। मेजरमेंट का क्या मतलब है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट सिंपल है बेटा, अगर ये बॉडी है और अगर ये बॉडी एक्सेलरेट होती है विद एन एक्सेलरेशन a इन a पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, और इस बॉडी का जो मास है, लेट अस सपोज दैट मास इज m, we have a body, it is accelerating with acceleration a in a certain direction and the body has a mass m। तो ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना बेटा, ये आपको कहता है कि इस बॉडी पे अगर आपको देखना है ना कि एक रिजल्टेंट नेट फोर्स कितना एक्सर्ट होता है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सेलरेशन एंड द मास ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब है अगर आपको देखना है ना इस बॉडी पे कितना रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्ट होता है, पर किस डायरेक्शन में,
इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है। तो सिंपली जो नेट फोर्स की इक्वेशन है, नेट फोर्स बराबर होता है इसका मास कितना है m और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है a। तो आप इन दोनों को बेटा प्रोडक्ट कर लो और यही प्रोडक्ट आपका जो है नेट फोर्स की इक्वेशन देगा। सो व्हाट डज दिस सेकंड लॉ ऑफ मोशन state? The second law of motion states that the net force acting on a body in a particular direction is always equal to the product of its mass and the acceleration of the body in that given direction। ठीक है, पर हमेशा याद रखेंगे बेटा जिस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन लेंगे ना उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स आएगा। इसका मतलब है अगर आप लेंगे ना एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में तो आप इसका मतलब है फोर्स, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन will always be equal to mass of body into acceleration in x डायरेक्शन। इसी तरह नेट फोर्स इन y डायरेक्शन किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। नेट फोर्स इन z डायरेक्शन किसके बराबर होगा बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। आपको नेट फोर्स ये जो है ना यहाँ पे, ये दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स। और नेट फोर्स कैसे निकलना है, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलना है? यू हैव टू यूज द वेक्टर लॉस, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर एंड when you add many vectors, when you add many forces, you have to add them according to the vector laws, according to the vector algebra, and I hope you know that thing already। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे मैं मोमेंटम की बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मोमेंटम जो है वो हम आराम से इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब हम उसकी कंजर्वेशन, कोलिजन्स वगैरह पढ़ेंगे। तो मोमेंटम वगैरह सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो मोमेंटम का है। तो अभी मैं मोमेंटम स्किप कर रहा हूं, अभी मैं सेकंड लॉ डिफाइन कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। हालांकि ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिखा ये बेसिकली उसी मोमेंटम प्रिंसिपल से आ जाता है, मोमेंटम की जो इक्वेशन है उसी से आ जाता है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स, पर वो अभी हम स्किप करेंगे, उसको हम इंशाल्लाह अलग से पढ़ेंगे क्योंकि उसकी एप्लीकेशन वहीं पे आएगी। फिलहाल आप यही याद रखो। तो बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखो आप कैसे यूज करना। तो स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपकी एक्सेलरेशन दी है और अगर आपको देखना है कि उस ऑब्जेक्ट पे, उस सिस्टम पे कितना नेट फोर्स एक्सर्ट होता है, तो आप उस एक्सेलरेशन और उस मास को बेटा मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको उस डायरेक्शन में उस पे नेट फोर्स जो है वो आएगा कितना। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स एक्सर्ट होता है F, ठीक है, या ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में विद एन एक्सेलरेशन ए, और इस पे मास है, इसका मास है। ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम दिया, मैं अभी फ्री बॉडी डायग्राम यही से बना के देता हूं, आप खाली मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। ठीक है बेटा, जरा बेटा इसकी इक्वेशन क्या आएगी। अब यहाँ पे तो हमको एक्सिस सिलेक्ट करनी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में दी है और यहाँ पे एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में दी है, तो जाहिर सी बात है कि जरूरी नहीं है कि हम फोर्सेस अगर नहीं दिए हैं तो हमको एक्सिस सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो बेटा, इस ऑब्जेक्ट पे तो नेट फोर्स एक्सर्ट होता है, इट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब याद रखो बेटा ये जो नेट फोर्स है ना, it can be a single force or it can be a combination of many forces। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है F1, ठीक है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है F2। बेटा इसका जो मास है ना वो m है। अगर ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है इस डायरेक्शन में विद एन एक्सेलरेशन ए, जरा आप इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे बेटा। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही है स्टेटमेंट। तो बेटा बताओ इस पे मुझे नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है। अब नेट फोर्स अगर आपको देखना है ना, देखो हम सिंपली कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली कैसे लिखते हैं बेटा। एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इस पे दो फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं। अब दो फोर्सेस को जब आप ऐड करोगे वेक्टर एडिशन से, इसको और इसको, इन दोनों में एंगल 180 डिग्री है, तो इन दोनों को जब आप रिजल्टेंट निकालोगे इसका और इसका, एफ नेट वो बेटा आएगा ना बराबर F1 माइनस F2। यू नो व्हाई? बिकॉज द एंगल बिटवीन दिस इज 180 डिग्री and you know that resultant formula a square plus b square minus plus 2ab cos of theta, that is equal to resultant square। उसी फॉर्मूला से हम जब इसका और इस फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो F1 माइनस F2 आएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन F1 माइनस F2 आएगी, सो दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, ये आपने इसकी इक्वेशन लिखी। तो आप डायरेक्टली अब देखो कैसे लिखते हैं डायरेक्टली।
जिस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये फोर्स ज्यादा है, तो इस फोर्स को हम अपोजिट वाला फोर्स जो है वो सबट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको कोई बताएगा बताओ इस पे नेट फोर्स कितना एक्सर्ट होता है, तो आप कहोगे F1 माइनस F2, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है तो नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, F2 माइनस F1। तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इक्वेशन लिखोगे F1 माइनस F2 इक्वल टू ma, अगर उस डायरेक्शन में जा रहा है तो इक्वेशन लिखोगे F2 माइनस F1 इक्वल टू ma। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, देखो फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है हमारी और इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है F1, एक और फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है F2, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है F3। अगर वहीं से दिया हुआ है कि दिस बॉडी इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है, ठीक है। जरा मुझे बताओ बेटा इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन सेकंड ला की क्या है, नेट फोर्स किसके बराबर है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है ना एक बॉडी पे, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन, ये स्टेटमेंट है। अब मुझे बताओ इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना है, यहाँ पे तो एक ही डायरेक्शन दी है तो इसलिए हमको सिलेक्ट नहीं करना है कि कौन सी डायरेक्शन क्या है, हम जो भी इक्वेशन है इसी डायरेक्शन में लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो बताओ मुझे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है ना अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इन दो फोर्सेस को आप ऐड करोगे और ये वाला फोर्स इसमें करोगे सबट्रैक्ट, तो नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, F1 प्लस F2 माइनस F3, क्योंकि इन दोनों को ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 है और ये फोर्स इसमें से सबट्रैक्ट होगा, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, F1 प्लस F2 माइनस F3। ये जो है ना ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि ये वेक्टर एडिशन से बेटा कर रहा है और ये इजी भी है। तो नेट फोर्स इस पे नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, F1 प्लस F2, अपोजिट फोर्स कौन है बेटा, माइनस F3, दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आपकी इक्वेशन बेटा बन गई, इक्वेशन बन गई, फिर कुछ वेरिएबल्स दिए होंगे, कुछ का आंसर निकालना होगा, देन यू कैन फाइंड, ठीक है। शाबाश। जरा मुझे बताओ बेटा अगर ये एक्सेलरेशन अब अपवर्ड नहीं होगी, ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी, तो फिर कैसे करोगे बेटा आप, इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, फिर इसको आप इस फोर्स में से आपको ये दो सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नीचे एक्सेलरेट होता है तो ये ज्यादा होगा ना इन दो से, तो ये नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, नेट फोर्स आएगा बेटा F3 माइनस ये दो माइनस हो जाएंगे, माइनस F1 माइनस F2, दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। तो ये आपकी बनेगी इक्वेशन, ये आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो है एप्लीकेशन, ऐसे इसको आप अप्लाई करते हो, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। पर याद रखो बेटा हमेशा एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है ना उसी डायरेक्शन में आपको फोर्सेस लेने हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज द ग्राउंड सरफेस और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया और ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है विद एक्सेलरेशन a, और ये एंगल आपका दिया हुआ है थीटा, ठीक है बेटा। अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, आपने अभी लिखा है F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लेना पड़ेगा, इस पे तो एक ही फोर्स एक्सर्ट होता है, पर आपको इस फोर्स का वो वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। तो F नेट के बदले क्या आएगा, F नेट कौन सा फोर्स है, वो वाला फोर्स जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, तो F नेट के बदले आएगा बेटा, अगर ये F है तो ये F cos थीटा आएगा, ये F sin थीटा आएगा, तो F नेट के बदले यहाँ पे आएगा F cos ऑफ थीटा, दिस विल बी इक्वल टू ma, ये बराबर होगा बेटा ma के। यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते F इक्वल टू ma अगर इसका मास m है, क्योंकि आपको फोर्स और जब भी आप इक्वेशन लिखते हो ना, द फोर्स नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन मस्ट हैव द सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल जरा मुझे बताओ बेटा ऐसे यही बॉडी है, एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है F1, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, ये एंगल थीटा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F2, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, जरा मुझे बताओ बेटा इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपको एक्सिस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। चलो जो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है ना बेटा, इसको आप एक एक्सिस मान लो और दूसरी एक्सिस ये आएगी, ठीक है। अगर ये एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे आप बेटा क्या करो काम, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन में लिखो। मैंने अभी आपको बताया ना कि F नेट जो है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पर अब इस इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है ना, ये सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में तो नहीं है, अगर ये और ये फोर्स इसकी एक्सिस सेम होती तो हमको अलग अलग डायरेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो F1 है जब आप इसके कंपोनेंट करोगे, इस डायरेक्शन में आएगा F1 cos ऑफ थीटा, इस डायरेक्शन में आएगा F1 sin ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखो ये
फोर्स और ये फोर्स, इनकी डायरेक्शन सेम है, इनकी एक्सिस सेम है, पर इसकी डायरेक्शन इसकी एक्सिस डिफरेंट है। तो इसका मतलब है जब आप इस इक्वेशन को यूज करना चाहोगे ना, तो आपको इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूज करना है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में अलग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इस डायरेक्शन में अलग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में। मान लो इस डायरेक्शन का नाम हम रखेंगे, इस डायरेक्शन का नाम रखेंगे x, इस डायरेक्शन का नाम रखेंगे y। तो जो ये इक्वेशन है एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो ये हर एक डायरेक्शन में वैलिड है। तो आप लिखोगे नेट फोर्स इन x विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन x। अगर आपने नेट फोर्स x डायरेक्शन में लिया, फिर आपको एक्सेलरेशन भी x डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी। जरा मुझे बताओ इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना बेटा, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में एक तो फोर्स है F1 cos ऑफ थीटा, अपोजिट फोर्स है F2, तो नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, F1 cos ऑफ थीटा माइनस F2। ये बराबर होगा किसके, ये आपका नेट फोर्स आ गया, यही नेट फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। और x डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन है, a, आप लिखोगे a, ठीक है बेटा, शाबाश। अब मुझे बताओ बेटा, अगर आप अब y डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखोगे ना, तो y डायरेक्शन में खाली एक ही फोर्स एक्सर्ट होता है ना, F1 sin थीटा, तो नेट फोर्स आएगा F1 sin थीटा, ठीक है। अगर इस पे F1 sin थीटा आपको लिखना है, फिर F1 sin थीटा इक्वल टू ma, पर आपको वही एक्सेलरेशन लिखनी है जो y डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में नहीं दी है, तो अगर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं दी है तो a के बदले 0 आएगा, तो आप लिखोगे F1 sin थीटा विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। देखो फिर से समझाता हूँ बेटा, ये 2 डायमेंशन वाले केसेस, इनको फिर से समझाता हूँ मैं, बिल्कुल इजी है ये, आप फोकस कर लो इस पे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो हम क्या करेंगे, ये एक बॉडी है, ये एक फोर्स एक्ट हो रहा है F1, ये एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है F2, ये एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है F3, ठीक है। तो ये जो बॉडी है बेटा, हम कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करेंगे, ये एक डायरेक्शन हमने सिलेक्ट कर ली, ये दूसरी एक्सिस, इसका नाम x रखेंगे, इसका नाम y रखेंगे, ठीक है बेटा। और ये जो बॉडी है ना, इसकी जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, उसको हम नाम रखेंगे ax, और इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, उसको हम नाम रखेंगे ay, ठीक है। तो इसकी जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो इन 3 फोर्सेस का अभी रिजल्टेंट 0 नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन दी है। जरा आप सेकंड लॉ को कैसे यूज करोगे, लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे जब आपके को प्लानर फोर्सेस होंगे और 2 डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे होंगे, तब आप क्या लिखते हो, ये जो F नेट इक्वल टू ma की इक्वेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको आप अलग अलग डायरेक्शन में लिखते हो। आप लिखते हो नेट फोर्स इन x एक्सिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन x एक्सिस। इसी तरह आप लिखते हो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो आपकी 2 इक्वेशंस एक्चुअली बनेंगी। देखो अब नेट फोर्स x डायरेक्शन में निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस फोर्स को भी रिजॉल्व करना है, इस फोर्स को भी रिजॉल्व करना है। बेटा अगर ये F1 है ना, बताओ इसका इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, F1 cos ऑफ θ1, इस डायरेक्शन में कितना आएगा बेटा, F1 sin ऑफ θ1, ठीक है। इसको भी रिजॉल्व कर लो, ये F3 है, इस डायरेक्शन में कितना आएगा बेटा, F3 cos ऑफ θ2, और इस डायरेक्शन में बेटा F3 sin ऑफ θ2, ठीक है। अब मुझे बताओ x डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एक तो F1 cos ऑफ θ1 और एक F3 cos ऑफ θ2। पर एक्सेलरेट किस, अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होती ना, तो आप लिखते ये फोर्स इसके बराबर है, पर एक्सेलरेशन तो 0 है नहीं, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ना विद एन एक्सेलरेशन ax। तो जब आप ये इक्वेशन यूज करोगे तो आप नेट फोर्स इस पे कितना आएगा, F1 cos ऑफ θ1 माइनस F3 cos ऑफ θ2। तो जब आप ये इक्वेशन लिखोगे, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन कितना आएगा बेटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पहले आप यही फोर्स लिखोगे, आप लिखोगे F1 cos ऑफ θ1 माइनस अपोजिट वाला फोर्स कौन सा बेटा, F3 cos ऑफ θ2 विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपकी बन गई एक इक्वेशन। खाली याद रखना, जब आपने इक्वेशन को यूज किया, आपने x डायरेक्शन में यूज किया, आपने नेट फोर्स निकाला, वो आपने x डायरेक्शन में ही लिखा, और मास इनटू एक्सेलरेशन, जो आपने एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई की, वो भी आपकी x डायरेक्शन वाली इक्वेशन है। अब y डायरेक्शन में बेटा लिखोगे तो आपको नेट फोर्स इन y निकालना पड़ेगा, तो वो बराबर होगा मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। अब y डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ कौन कौन सा फोर्स है, ये दो, और अपोजिट ये है,
तो नेट फोर्स किसके बराबर आएगा, F1 साइन थीटा 1 प्लस F3 साइन थीटा 2 माइनस F2। तो लिखो बेटा इक्वेशन F1 साइन ऑफ थीटा 1 प्लस ये ऐड हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है, तो F3 साइन ऑफ थीटा 2 माइनस क्यों, क्योंकि ये एंटी पैरेलल है, अपोजिट है, माइनस F2। तो ये आपका बेटा नेट फोर्स निकला, Fy का वैल्यू ये निकला, दिस विल बी इक्वल टू m इंटू ay। तो ये आपकी बन गई बेटा इक्वेशन। तो अब फिर आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके जो भी आपको आंसर निकालना है वो आप निकालो, ठीक है बेटा। दिस इज एक्चुअली हाउ वी अप्लाई द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। देखो अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हमको आगे जाके सॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल बेटा ये एक स्ट्रिंग है और ये एक मास है m, ठीक है। और ये जो सिस्टम है ना, सारा सिस्टम, द एंटायर सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, ठीक। अब आपको इक्वेशन लिखनी है इस बॉडी की, इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले आप इस बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसका मास m है ना बेटा, तो बताओ इस पे कौन कौन सा फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो पहले तो mg आएगा डाउनवर्ड, हाँ, ऊपर स्ट्रिंग है तो ऊपर टेंशन आएगा। और क्या ये बॉडी रेस्ट में है, इज दिस बॉडी इन इक्विलिब्रियम, नहीं, क्योंकि सारा सिस्टम मूव कर रहा है ना डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन है। अगर ये इक्विलिब्रियम में होता तो आप t लिखते बराबर है mg के, बट दिस एंटायर सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन है। तो इक्वेशन क्या लिखोगे बेटा, नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसमें नेट फोर्स कितना है बेटा, mg माइनस टी, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है तो इक्वेशन बनेगी mg माइनस टी। ये नेट फोर्स आपका निकला और नेट फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन। अब अगर ये सारा सिस्टम नीचे के बदले ऊपर जाता विद एन एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन क्या बनती, इक्वेशन नेट फोर्स चेंज होता। अगर ऊपर जा रहा है ना तो पहले t आएगा फिर माइनस mg होगा, ये नेट फोर्स, ये बराबर होता बेटा ma। अब देखो कैसे इक्वेशन चेंज होती है, ये डिपेंड है कि एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ही डिसाइड करती है बेसिकली कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है बेटा। जरा इसी तरह मान लो ये एक सिस्टम है और ये एक बॉक्स है, यहाँ पे इसका मास m है और ये सारा सिस्टम ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन है। जरा इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो बेटा, इस ब्लॉक की, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले। इसका मास है m, बताओ इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड है बेटा mg और नीचे से कांटेक्ट है तो ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन। और ये सारा सिस्टम ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a। अब बताओ नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, अगर नेट फोर्स 0 होता तो ये और ये बराबर है। अब नेट फोर्स 0 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन दी है। एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स नहीं है। अब ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स n माइनस mg आएगा। इक्वेशन क्या बनेगी, n माइनस mg किसके बराबर, नेट फोर्स किसके बराबर हमेशा होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अगर एक्सेलरेशन दिया होगा, इसका मास दिया होगा तो आप नॉर्मल रिएक्शन जो है वो निकाल सकोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर एक्सेलरेशन 0 होती, a 0 आता है तो ये टर्म 0 बन जाती, तो यहाँ ये यहाँ आ जाता तो n बनता है mg के बराबर, तो अपोजिट फोर्स इज इक्वल। और वो आपको पता है, वो हम इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, ठीक है बेटा। चलो इसको मैं आगे भी दिखाऊंगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैं स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा था, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दी, तो बाकी इंशाल्लाह एप्लीकेशन में आराम से दिखाऊंगा। आज आप खाली स्टेटमेंट पे फोकस करो। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड लॉ। अब हमारा बेटा थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ। अब इसको अंडरस्टैंड कर लो बेटा, ये भी बिल्कुल बेसिक सा लॉ है। थर्ड लॉ बेटा हम तब अप्लाई करते हैं जब आप दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होंगी। जब दो बॉडीज इंटरेक्ट कर रहे हैं तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है कि एक बॉडी ड्यूरिंग इंटरेक्शन जो फोर्स दूसरे बॉडी पे एक्सर्ट करती है तो वो दूसरी बॉडी इस बॉडी पे सेम फोर्स एक्सर्ट करेगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और इसका स्टेटमेंट बड़ा फेमस है दैट एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब भी फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं ना बेटा ड्यूरिंग इंटरेक्शन, वो हमेशा पियर्स में एक्सर्ट होते हैं। पियर्स में मतलब मान लो अगर मेरा इंटरेक्शन इस बोर्ड के साथ है तो मैं अगर इस बोर्ड पे अभी कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं तो ये बोर्ड मुझ पे सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा। सेम मतलब अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स इस पे एक्सर्ट करूंगा
तो ये भी मुझ पे 10 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करेगा, पर इस फोर्स और मेरे फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। अब उन दो फोर्सेस में से आप एक फोर्स को एक्शन कहते हो और दूसरे फोर्स को रिएक्शन कहते हो, पर याद रखो बेटा, एक्शन एक बॉडी पे एक्सर्ट होती है और रिएक्शन दूसरी बॉडी पे एक्सर्ट होती है। एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे दो फोर्सेस नहीं है। एक्शन एक बॉडी पे है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे। एक्शन एक बॉडी एक्सर्ट करती है, रिएक्शन दूसरी बॉडी एक्सर्ट करती है, और दो अलग अलग बॉडीज पे। क्योंकि अगर एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे एक्सर्ट होगी ना हमेशा, तो इसका रिजल्टेंट जीरो आएगा। रिजल्टेंट जीरो आएगा तो इसका मतलब कोई बॉडी कभी एक्सेलरेट कर ही नहीं सकती फिर। ठीक है, तो देखो बेटा, इसका मतलब है, मान लो ये अगर आपके पास दो बॉडीज हैं तो इनके बीच में कॉन्टैक्ट है। ठीक है, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी। तो थर्ड लॉ कहता है कि अगर आप बी की फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे तो बी पे जो है ए ने फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है इस डायरेक्शन में। सपोज इसका नाम हम रखेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आपने किसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना ली? बी की। और बी पे किसने फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है? ए ने। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और उस फोर्स का आपने क्या नाम रखा? एन। अब अगर आप ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, हाँ, ए ने बी पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया था? एन। थर्ड लॉ कहता है कि बी जो है ये भी ए पे एन ही फोर्स एक्सर्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है बी जो है ए पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा और उसका वैल्यू भी होगा एन। अब बी पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है? एन। ये किसने एक्सर्ट किया हुआ है? ए ने। और ए पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है? एन। ये किसने एक्सर्ट किया हुआ है? बी ने। अब देखो बेटा, जितना फोर्स इस पे एक्सर्ट होता है उतना ही फोर्स इस पे एक्सर्ट होता है, और दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड, और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यही है थर्ड लॉ, कि जब भी दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती है ना, दे ऑलवेज एक्सर्ट इक्वल फोर्सेस ऑन ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, जिस बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते हो, आप उसी पे फोर्सेस दिखाते हो। ठीक है, तो एक्शन एक बॉडी पे आएगी, रिएक्शन दूसरे बॉडी पे आएगी। ये हमेशा एक बॉडी पे नहीं आती। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहां मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। सपोज ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, और इस पे हमने एक ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक का मास है m। ठीक है बेटा, यह मुझे बताओ इंटरेक्शन किसके बीच में है, क्योंकि थर्ड लॉ के लिए इंटरेक्शन जरूरी है। अगर इंटरेक्शन नहीं है, दो बॉडीज के बीच में अगर कांटेक्ट नहीं है, दो बॉडीज अगर एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही है, तो बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप यूज नहीं कर सकते। आइसोलेटेड सिस्टम पे फोर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सर्ट यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कम से कम दो बॉडीज होनी चाहिए और वो दो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करनी चाहिए। और ये आपने ग्राउंड सरफेस ले लिया और इस ग्राउंड सरफेस पे एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का मास है m। ठीक है बेटा, मुझे बताओ अगर आप ब्लॉक लेंगे, ये आपने ब्लॉक लिया है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनानी है, मुझे बताओ इस पे कौन कौन सा फोर्स है? बेटा एक तो mg है, ठीक है। दूसरा फोर्स, ये ग्राउंड इस डब्बे को एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा ना अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये इस पे दो फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं। पर मुझे बताओ बेटा, इस mg की रिएक्शन कहाँ है और इस n की रिएक्शन कहाँ है? बेटा देखो, आराम से अंडरस्टैंड करो। आपने ब्लॉक लिया, ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई। जब आप ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो आप खाली वो वाले फोर्सेस दिखाते हो जो इस ब्लॉक पे एक्सर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने n लिया, ये n जो है ना, ये इस ब्लॉक पे फोर्स है, पर ये फोर्स किसने एक्सर्ट किया हुआ है इस ब्लॉक पे? ग्राउंड ने। अब अगर ग्राउंड ने इस ब्लॉक पे फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है n, थर्ड लॉ के हिसाब से ये ब्लॉक ग्राउंड पे भी करेगा ना इतना ही फोर्स एक्सर्ट और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो कहाँ है बेटा? वो आप तब दिखाओगे ना जब आप ग्राउंड की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। यहाँ पे आपने खाली इस डब्बे की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है। अगर आप ग्राउंड की, मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये हमने ग्राउंड बनाया है, जरा मुझे बताओ इस ग्राउंड ने इसको धक्का दिया था ऊपर की डायरेक्शन में, कितना फोर्स? m। अब आप ग्राउंड की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, अब आप दिखाओगे ग्राउंड पे कौन कौन सा फोर्स है। पहला फोर्स आप यही दिखाओगे, पर वो होगा बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसको एक्शन मान लो, इसको रिएक्शन मान लो। अब ये या रिएक्शन है, ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। ठीक है बेटा, सो इसी तरह mg, व्हाट इज mg? mg इज द बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन दिस। इसी तरह अगर आप ग्राउंड पे, अर्थ पे दिखाओगे ना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दिस ब्लॉक, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। समझ आ रहा है? सो दिस इज हाउ वी अप्लाई दिस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं बेटा। सपोज ये आपका एक ब्लॉक है A, ये आपका एक ब्लॉक है B, और ये आपका एक और ब्लॉक है C। ठीक है बेटा, इससे पहले भी ये एग्जांपल्स मैंने दिखाई है आपको।
एज्यूम करते हैं ए और ग्राउंड के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका नाम रखेंगे N1, ए और बी के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका नाम रखेंगे N2, बी और सी के बीच में जो फोर्स है उसका नाम रखेंगे N3। अब आपको कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा ये आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, बताओ ए पे कौन कौन सा फोर्स है। एक तो इसका फोर्स वेट आएगा डाउनवर्ड, जितना इसका मास होगा उतना, अगर मास m है तो mg डाउनवर्ड आएगा। दूसरा ये जो ग्राउंड है ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा ना, ग्राउंड इसको धक्का देगा ना ऊपर की डायरेक्शन में, तो कितना फोर्स है N1, तो उसका नाम रखेंगे N1। ऊपर से एक और कांटेक्ट है, तो ये मैंने कांटेक्ट फोर्स में भी आपको पढ़ा है, तो B इसको धक्का देगा ना नीचे की ओर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस पे। आप फोर्स अभी ए पे दिखा रहे हो, ग्राउंड ऊपर की तरफ धक्का देगा, ये जो बी है ये नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जो फोर्स है उसका नाम आप रखोगे N2। ये आपकी फ्री बॉडी डायग्राम बन गई ए की। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर आप इस पे यूज करोगे, वो कब यूज करोगे, अगर इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी तो आप लिखोगे N1 विल बी इक्वल टू N2 प्लस mg। पर अगर ये अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो आप लिखोगे N1 माइनस N2 माइनस mg इक्वल टू ma। अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगी, mg प्लस N2 माइनस N1 इक्वल टू ma, जो अभी मैंने आपको दिखाया। शाबाश। अगर आप बेटा बी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये भी है, ठीक है बेटा। पहले तो इसका अपना वेट होगा डाउनवर्ड, जो भी इसका मास है उसी के हिसाब से वेट होगा। अब ये जो बी है ना बेटा, इस बी ने ए को दिया था ना नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, उसका नाम रखा था N2। ये जो है नॉर्मल रिएक्शन, मान लो ये एक्शन है, ठीक है। अब ये ए इसको वापस देगा ना बेटा ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, उसका भी नाम होगा N2। ये बनेगी आपकी रिएक्शन। अब देखो बेटा एक्शन किस पे एग्जर्ट होती थी, ए, और ये फोर्स किसने एग्जर्ट किया था, बी ने। और देखो बेटा अब बी पे ये जो ए है ना ये वापस एक्सर्ट फोर्स करता है इतना ही, और ये इसकी बन जाती है रिएक्शन, ठीक है। तो यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। इसी तरह सी भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका नाम आपने रखा है N3, ठीक है। और जब आप सी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये N3 उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि तब जाके ये बी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसी तरह इसका अपना वेट होगा mg डाउनवर्ड। बाकी सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो एक एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो एक इक्वेशन क्या बनेगी, N3 माइनस mg माइनस N3 प्लस mg माइनस N2 इक्वल टू ma, ठीक है बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ आई होप कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने अंडरस्टैंड किया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आप देखते हो फोर्स है कि नहीं, दूसरे लॉ से आप देखते हो कि कितना फोर्स है, उसके लिए एक्सेलरेशन दी होती है, और तीसरे लॉ से आप देखते हो कि जब इंटरेक्शन है तो किस बॉडी पे कितना फोर्स एक्सर्ट होता है। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी तो वो बॉडी भी इस पे वापस उतना ही फोर्स एक्सर्ट करती है। तो मैंने इन तीनों लॉज को बेटा विद सर्टन बेसिक एग्जांपल्स आपको अंडरस्टैंड करवाया, ठीक है। बार बार देखो इसको, बिल्कुल बेसिक लॉज है ये, और ये लॉज और क्लियर होंगे जब हम आगे इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के बाद जो भी लेक्चर होगा ना इन्हीं तीन लॉज पे होगा, इन्हीं तीन लॉज की एप्लीकेशन के बेसिस पे होगा। तो आज के बाद हमको खाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इस पे, और वो प्रॉब्लम्स हम अब कैटेगरी वाइज सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी वाइज सिलेक्ट करने का मतलब है कि जिसमें एक पर्टिकुलर रूल अप्लाई होता होगा, उन प्रॉब्लम्स को हम अलग स्टडी करेंगे। इसी तरह हम रूल के हिसाब से हम आगे जाके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, पर हर एक प्रॉब्लम में बेटा यही लॉज ऑफ मोशन यूज होने वाले, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।